अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके तलने की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं और सेनेट के इलेक्शन में जनाब रेट खुल गया है, मंडियां लग गई हैं। कितनी बोली किसको लग रही है और फिर मौजें, हसन और हुसैन नवाज़ भी बरी, इमरान भी बरी। इसके अलावा भी हमारे पास आज कुल 8 खबरें हैं ऐसी जो आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, सबसे पहली खबर पे शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म और अब एक किसी भी नई मुमकिना या मुजवज़ा पार्टी के सरबराह हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं नई पार्टी बनाऊँगा। नून लीग में तो अब उनकी गुंजाइश रही कोई नहीं। तो अलबत्ता उनके जो पुराने केस हैं वो अभी भी चल रहे हैं और जो LNG वाला रेफरेंस है नैब वाला, उसमें उनकी आज भी एहतसाब अदालत में पेशी हुई थी और अब उनकी जो आइंदा समाअत होगी वो 23 अप्रैल को होगी। LNG केस जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बस बनाया गया था उनके ख़िलाफ़, और देखें अब वो कितना अर्सा उनको मज़ीद जो है वो कानून का रगड़ा लगता है, क्योंकि बंदा बेगुनाह भी हो कि एक दफ़ा कानून के शिकंजे में आ जाए तो निकलते निकलते भी बड़ा टाइम लग जाता है। जो दूसरी खबर है वो जनाब साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी के हवाले से है। शीरी मज़ारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काबीना थी इमरान खान की, उसमें वफाकी वज़ीर थी। बाद में फिर वो गिरफ़्तार हुई, बल्कि बार बार गिरफ़्तार हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और सियासत को भी खैर बात कह दिया था, लेकिन उनका नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। तो आज ये पता चला कि जी शीरी मज़ारी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर किया जी कि उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए। तो फिर ना सिर्फ ये कि उनकी दरख्वास्त लगी, बल्कि उसके साथ ही दरख्वास्त उनके दायर होने के साथ ही वो दरख्वास्त लगा भी दी गई है। और कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ख़ातून जज हैं जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा, वो शीरी मज़ारी के इस केस की समाअत करेंगी। और जो उससे अगली खबर है वो जूं जूं पनामा वाला मामला ड्रामा एक्सपोज होता जा रहा है, हर चीज़ क्लियर होती जा रही है। तो नवाज़ शरीफ साहब के जो दोनों साहबजादे हैं हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, आज उनको एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 3 मुकदमात यानी कि एवन फील्ड रेफरेंस, अल-जज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस, इन तीनों से बरी कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ना जिन लोगों को कानून का ज़्यादा पता नहीं है या वैसे भी बुग्ज़ वगैरह रखते हैं दिल में, वो अजीब-ओ-गरीब बातें करते हैं। देखो जी उधर से आए हैं लंदन से और अदालत में पेश हुए हैं, साथ ही बरी हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। जो इस केस के अंदर जो जिनको मुलज़िम करार दिया गया था वो तो नवाज़ शरीफ साहब थे। तो जब नवाज़ शरीफ साहब बरी हो गए, यानी कि मुकदमे का इन मुकदमात का मेन मुलज़िम बरी हो गया, तो फिर वो जो शरीक मुलज़मान थे, यानी कि उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने मरकज़ी मुलज़म की मुआवनत किया है। तो जब मरकज़ी मुलज़म बरी हो गया, यानी कि अदालत ने ये करार दे दिया कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं, तो उस जुर्म की इआनत के वाले जो मुलज़म है वो तो फिर मुलज़म नहीं रहते। तो इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अदालत में बर्रियत की दरख्वास्तें दायर की थी, जिस पर आज इन दोनों भाइयों को मुकदमात से बरी कर दिया गया। वैसे भी हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ का खैर ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि वो कभी भी सियासत में नहीं रहे, उन्होंने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। और ये जो पिछला दौर था जो इमरान खान और जनाब बाजवा जनाब फैज़ वाला था, इससे जो पहले मुशर्रफ के दौर में था, उसमें भी इन 2 भाइयों को बड़ा रगड़ा लगा। बड़ा कई महीने तो पता ही नहीं था कि ये हैं कहाँ पे, इनको रखा कहाँ पे गया और किस जुर्म में रखा गया, बल्कि जुर्म भी कोई नहीं था, वैसे ही रखा हुआ था। तो रगड़ा बेचारे ने बहुत खाया, फिर मुल्क बदर भी उनको होना पड़ा। तो बहरहाल आज इन तीनों को जो है वो इंसाफ मिल गया, इन दोनों भाइयों को, और ये बरी हो गए। लेकिन बरी सिर्फ नवाज शरीफ के बेटे नहीं हुए जी, आज तो बरी इमरान खान भी हुआ है। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, ऐसे मैंने आपको बताया ना कि इन दोनों भाइयों की बरीयत का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर नहीं दी गई, ये इनकी बरीयत बनती थी। इसी तरह जो इमरान खान की बरीयत है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बात करेंगे कि अच्छा जी जो इमरान खान है उसका कोई मामला तय पा गया है, देखो अब आहिस्ता आहिस्ता वो मुकदमों से बरी होना शुरू हो गया है। तो इसी वाले से आपके साथ हम शेयर करते हैं। थाना बाराकू का मुकदमा था जी, थाना बाराकू, थाना सिहाला और थाना लोहीबेर, इनके ये मुकदमात थे। और ये मुकदमात जो हैं वो तोड़ फोड़ के थे और पुलिस से मुज़ाहमत के थे, जलाओ घेराव के थे। और ये कब के थे, ये मुकदमे थे जी जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था ना, उस दौरान के ये मुकदमे थे। तो उन मुकदमे वो अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत थे, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो एक तरीक़ाकार होता है कि अगर किसी मुकदमे में जान ना हो तो वो फिर बाकायदा ट्रायल शुरू होने से पहले, अगर ये ट्रायल शुरू हो जाए तो फिर इस तरह का काम नहीं हो सकता।
ट्रायल शुरू होने से पहले जो है वो मुलज़म अदालत के अंदर एक दरख्वास्त दायर करता है, जिसको आम तौर पे कहते हैं कि जी 265 के की दरख्वास्त, ये मुकदमे से बर्रियत के लिए दायर की जाती है कि जी मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी शातें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा मुझे इस मुकदमे से या इन मुकदमात से बरी किया जाए। तो इमरान खान ने ये इन 3 मुकदमात के अंदर जो है ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जो अदालत ने सुनने के बाद पहले फ़ैसला महफूज किया और उसके बाद इमरान खान को थाना बाराकऊ, थाना स्याला और थाना लोही भीर के लॉन्ग मार्च के दौरान वाले जो मुकदमात थे उनमें बरी किया है। लिहाजा यहाँ पर ये ज़रा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये 9 मई वाले मुकदमात नहीं हैं, ये उससे पहले वाले मुकदमात हैं, जब इमरान खान साहब पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, तो उस ज़माने में जो मुकदमात दर्ज हुए थे ये वो मुकदमात हैं। तो इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मेरे ख़्याल में चौधरियों की जो सियासी ज़िंदगी है उसमें जो शायद सबसे सख्त तरीन या बुरा वक्त चौधरी परवेज़ इलाही पर है, वो उससे गुज़ार रहे हैं, उससे वो गुज़र रहे हैं। उनको कहा जाता है कि जी अपने बरखुरदार को बुलाएं, बड़े अरबों रुपये लेके वो भाग गया मुल्क से बाहर, और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं की करा, मैं फ़ोन करता हूँ चुकता नहीं। बड़ी दफ़ा कोशिश की चौधरी परवेज़ इलाही ने कि उनसे फ़ोन पे बात कर ले, लेकिन वो कहाँ जी वो बात सुनते हैं। वो आपको पता है स्पेन और कभी इंग्लैंड और कभी यूरोप के किसी मुल्क में, कभी कहाँ मौजें लगी हुई है। इंडिया से जाती हैं जनाब हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे, वहाँ से रक़ासाएँ और रक़्स करती हैं, और वो राजा इंदर बन के जनाब महसूस होते हैं। अब ऐसे में बूढ़ा साहबा जी कुछ 77-78 साल की उम्र में जेल में पड़ा हुआ था। अब उसके तो पता नहीं कितने दिन हैं, तो अगला बंदा कहे जी मैं अपनी मौजें छोड़ के क्यों वापस आऊँ। वैसे ये कर यही रहे हैं असल में वो। अब वहाँ पे बैठ के वो ट्वीटें करते हैं, मेरे बाप के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरी माँ इलेक्शन हार गई, उसके साथ आंधी, क्योंकि भाई पाकिस्तान में आ जा, तुम्हारी माँ बाप का मसला ही कोई नहीं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बहरहाल जो सेंट्रल जेल अडयाला में मुकीम है, काफ़ी अरसे से बाहर निकलते हैं, अदालतों में आते हैं, बयान शान देते हैं, बड़के मड़के मारते हैं, मीडिया के साथ जब बात करते हैं वापस चले जाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी हालत पतली है काफ़ी। हम आपको बताते हैं कि वो फ्लैट हुए पड़ेंगे, यार मेरी जान किसी तरीके से छूट जाए, तो छूट नहीं रही। लेकिन अब उनके हवाले से जो ये एक खबर आई है अफसोसनाक किस्म की, और ख़बर यह है कि इनको पेश करना था सेंट्रल जेल अडयाला हुकाम ने एंटी करप्शन कोर्ट में, जहाँ पर उनके खिलाफ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस है। जब वो स्पीकर थे उस ज़माने में उन्होंने वो भर्तियाँ मुबैना तौर पर की थी, तो आज उनको पेश नहीं किया गया, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला अदालत में पेश हुए, और उन्होंने अदालत को इस अफसोसनाक खबर से आगाह किया कि जी 17 मार्च को जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाशरूम में पाँव फिसलने की वजह से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी 2 पसलियाँ टूट गई हैं, और उनको इस वजह से अदालत में हाज़िर नहीं किया जा सकता। अफसोसनाक ख़बर है जी। और इस उम्र में तो हड्डियाँ अमूमन वाशरूम कहते हैं कि जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए वाशरूम में बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो हड्डियाँ वीक होती हैं इस उम्र में, टूटती भी बहुत जल्दी हैं और जुड़ती भी बहुत देर से हैं। तो यकीनन जो सब बहुत तकलीफ़ में होंगे इसकी वजह से, तो हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, और उनका इलाज भी किया जा रहा है, अल्लाह करे वो जल्द रिकवर हो जाएं। तो इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर की तरफ हम आते हैं, वो जी वो शेर अफजल मरवत साहब जो बढ़ गया की वजह से वो शुरू हुए थे ज़्यादा, और उसे कम शुरू हुए थे, वो एक चपेड़े मार के उसके बाद मौके खाने की वजह से वो जो सेनेटर अफनानुल्लाह के साथ टीवी पे लड़ पड़े थे वो। तो ऐसे बंदे आपको पता है ना पीटीआई में हों तो उनको बड़ा ही तरक्की मिलती है, इमरान खान को बड़े पसंद आते हैं ऐसे लोग। तो वो फिर उन्होंने उनको कर दिया, तो ये अब शुगल मेला कोई ना कोई रौनक लगाई रखते हैं, कभी कोई बयान दे दिया, कभी कौमी असम्बली में बैठ के सिगरेट पी लिया, यानी कि खबरों में इन रहते हैं। इवन के एक पिछले दिनों किसी ने कोई एक सर्वे भी जारी किया था, जिसमें पता चला था कि मौसूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखते हैं इस वक्त। अच्छा, लेकिन एक बात में वो इमरान खान की जो उन्होंने पैरवी की, उन्होंने बताया कि जो बड़ी सच्चे पैरोकार हैं इमरान खान के। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको पता ही है कि मरीम नवाज़ के ऊपर इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया एक मीडिया टॉक में, और कहा जी कि मुझे कत्ल करवाने की साजिश की है। मरीम ने भारत के जो हैं वो बिजनेसमैन जिंदाल के ज़रिए साउथ अफ्रीका में जो नहीं है वो पेशावर कातलों को सुपारी दे दी है, $1 लाख भी पे कर लिया। हमने तो उस वक्त कहा था किथे मरीम नवाज़, किथे जिंदाल, किथे साउथ अफ्रीका, तो कितने शेर अफजल मरवत। और भाई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 20-30 हज़ार रुपया दो तो बंदा मार देते हैं। यहाँ पे तो इस किस्म की सूरत हालत हुई यार, एडी लंबी चौड़ी प्लानिंग शेर अफजल मरवत के लिए करेगी मरियम। एक तो उनका रिकॉर्ड नहीं ऐसा, कभी उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं है। ऊपर से यार शेर अफजल मरवत को मतलब कोई किसी को कत्ल कराने की क्या ज़रूरत है? मतलब अगर शेर अफजल मरवत के सियासी मुखालफिन भी हैं तो शेर अफजल मरवत ने किसी का क्या कर लेना, मतलब शुगर में ही लगाया हुआ है ना अपनी तरफ से। बेशक वो सीरियस बनते हों, लेकिन बुनियादी तौर पर तो क्या हमारे मीडिया के दोस्त, क्या हमारे सियासतदान, क्या उनकी अपनी सियासी जमात वाले, क्या उनके मुखालिफ सियासी जमातें, वो सारे तो शेर अफजल को मतलब एक ऐसा करेक्टर के तौर पर लेते हैं जिसको देख कर, जिसकी बातें सुन के महसूस हुआ जाता है।
तो इतनी मतलब लंबी चौड़ी साजिश, लेकिन उन्होंने जब क्लेम कर दिया कि जी मेरे पास वो ऑडियोज़ हैं जिनमें मरीम नवाज़ ने पैसे देने की बात करी है या इस किस्म की, तो हमने कहा कि यार एक बंदा कह रहा है और वो है भी वकील और है भी MNA, तो फिर वो हो सकता है कोई बात हो। तो वो एक बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने जो है वो FIA में दरख्वास्त दे दी थी कि जी इनको बुलाया जाए, इनसे वो एविडेंस ली जाए कि कब मरीम ने साजिश की है। तो अगर ऐसी कोई एविडेंस है तो अच्छा, उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था मीडिया टॉक में कि मेरे पास सारे सबूत है, जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं पेश करूँगा। तो FIA ने कहा जी आ जाओ। भाई साहब को जाना पड़ा, जा करके अंदर ये उस बात से टोटल मुकर गए और कहा कि जी मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, तो मुझे तो ये MNA नसीम अली है उसने ये बातें बताई थी तो मैंने कर दी। FIA उन्होंने सिर पकड़ी, यार ये क्या करैक्टर है। हाँ, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप एक MNA हैं, आप एक वकील हैं, आप एक सियासी जमात के अहदेदार हैं और आप पंजाब की वज़ीर आला के ऊपर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगवा रही हैं, भारत की एक बिजनेसमैन फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका तक पहुंच गए जनाब। आप इतने बड़े डॉन हैं जिनको पकड़ने के लिए दुनिया के 32 मुल्कों की पुलिस यूनियन उसके पीछे है। तो खैर वो अब उन्होंने तो सर पकड़ लिया, लेकिन बाहर आके इन्होंने फिर क्या किया, बाहर आके इन्होंने खोता मुसलसल खूह में। इन्होंने बाहर आके ये बयान दिया कि जी मैं तो अपनी बात पे अंदर कायम रहा हूँ, मैंने तो कहा जी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, अपने इल्ज़ाम पे कायम हूँ। अच्छा, अब चूंकि बाहर जो लोग मीडिया वाले खड़े थे उनको ये तो नहीं पता था कि अंदर क्या बात करके आए, कि इनसे कोई सवाल करता है कि भाई अंदर तो अब ये बात करके हैं। वो तो बाद में FIA से पता चला होगा ना कि इन्होंने अंदर जाके क्या बात की है। तो ये अब रिकॉर्ड उठा के देख लें, इमरान खान ने वो कंटेनर पे चढ़ के कहता था मेरे पास ट्रक भरे हुए सबूतों के, वो हमारे पास ना वो हाथों में कागज़ ले जाते थे। जब जुडिशल कमीशन बन गया 35 पंचर पे, तो बुला लिया इमरान खान साहब को कि जी आए वो कितने ट्रक आपके सबूतों के दें, हम कार्रवाई करते हैं। उनका मेरे पास तो कोई नहीं है। TV प्रोग्राम में जनाब उनसे अहमद मीर ने पूछा कि वो 35 पंचर वाली बात, वो कहते हैं वो तो सियासी बात थी, जिस बात पे उन्होंने अपनी पूरी कौम यूथ को 2 साल धरनों में लगाई रखा, तो वो उस पर कहते हैं जी वो तो सियासी बात थी। अच्छा, इसी तरह वो शानदाना गुलजार, उन्होंने कहा मरियम की ऑडियो आ गई, मरियम ने ये कह दिया, मरियम ने उसको ज़िले शाह के कत्ल वाले को कहा कि गाड़ी ऐसे करो ऐसे करो। हालांकि वो ऑडियो ये थी कि जी वो परवेज़ रशीद जो उनके सियासी तहलीक है उनसे पूछ रही थी कि मुझे इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, क्या स्टेटमेंट देना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि यूँ करो गाड़ी और यूँ करो। वो तो बंदे भी पकड़े गए, वो PTI के अपने बंदे थे, PTI वालों की गाड़ी थी, वो उन्होंने ही गाड़ी के नीचे दिया, उनकी CCTV फुटेज भी आ गई। मतलब ये कोई ज़ुबानी कलामी हम कहेंगे इकबाल जुर्म नहीं है। फिर उन बंदों के इकबाल जुर्म आ गए कि जी ऐसे हुआ, हमारी गाड़ी के नीचे बंदा आ गया, हमने आके डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताया, उन्होंने इमरान खान को बताया, तो उन दोनों ने हमें कहा कि जी ये गाड़ी को छुपा दो और आगे पीछे हो जाओ। मतलब अब इमरान खान भी उठा के इल्ज़ाम लगाते हैं जिस पर दिल करता है, वही शानदाना गुलजार भी इल्ज़ाम लगा देती हैं। शानदाना गुलजार को बुलाया तो वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई कि जी वो वहाँ पे FIA के नोटिस मुअत्तल करवा दिए। अब ये दुनिया में ऐसी अदालतें किसी ने नहीं देखी होंगी जो किसी प्रोसिक्यूशन एजेंसी को काम करने से रोक दें। वो ये तो कह सकती हैं कि जी आपने क्यों नोटिस जारी किया, वजाहत करें। ये करना नोटिस सस्पेंड जनाब, ये इस मुल्क के अंदर ये जो बार बार मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कहते हुए कि जो ईमानदार जजेज़ हैं वो जराइम की सहूलतकारी करते हैं, पुलिस हो FIA हो किसी एजेंसी को उस जुर्म पर काम नहीं करने देते। तो अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क का। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब हों, ये शानदाना गुलजार हों, या इमरान खान हो, इनके पल्ले में इल्ज़ामात के अलावा और फजूल चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मीडिया का दौर है तो वो इल्ज़ामात आम लोगों तक पहुँचे, वो समझते यार पता नहीं क्या हो गया है। जो FIA के अंदर उन्होंने बयान दिया वो तो लोगों तक नहीं पहुँचा। जो बाहर खड़े होकर वो जनाब मौसूफ चीखें मार रहे हैं, वो तो गड़बड़ हो रही है। इस सारी सूरत हाल का नुकसान क्या होता है? अच्छा, ये मेरा मशवरा भी है शेर अफजल मरूद को भी, और आइंदा किसी भी शख्स के लिए जो ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाने का इरादा रखता हो महज अपनी पार्टी को खुश करने के लिए, कि भाई जब आप कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाती है, आपको कोई और मार देगा। अपनी पार्टी ने अगर आपको मार दिया महज उस इल्ज़ाम को दुरुस्त साबित करने के लिए, आपकी जान तो गई ना, आप तो गए तले गए। तो लिहाजा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया करें कि जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो आपको कत्ल करने की साजिश कर रहा है, तो दरअसल आप अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे होते हैं। जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं उसके मुखालफिन से आपको ख़तरा होता है कि वो ना आपको मार दे। तो भाई जी ज़रा एहतियात करा करो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर वही अली अमीन गंडापुर के तले जाने वाली। अब वो 9 मई का मुलज़म है, चाहे वो
इलेक्शन भी लड़ लिया, अदालतों की सहूलतकारी की वजह से लड़ा जी, सीधी सी बात है। इस मुल्क के अंदर जो हमारी अदालतें हैं वो साफ बात है कि जी 9 मई के मुलजमान की बिलखसूस और PTI से तल्लुक़ रखने वाली की बिलअमूम वो बाकायदा सहूलतकारी करे और हर तरह की करे, सरेआम करिए, धड़ल्ले से करिए, इसलिए कि उनको नज़र आ रहा है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। खैर, हुआ ये है कि जनाब गंडापुर साहब उस सहूलतकारी की वजह से इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा, उसी सहूलतकारी की वजह से वो वज़ीर आला भी बन गए। अच्छा, लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद जान नहीं छूटनी। अगरचे कि वो गए प्राइम मिनिस्टर मेरा जो शहबाज शरीफ हैं उनके पास और अपने मतलब कागज़ सीधे करने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन भाई साहब ने इतना कुछ किया हुआ कि कैसे हो सकता है। वो 9 मई के मामले में तो शहबाज शरीफ के भी पार चलते हैं भाई, वहाँ पे तो किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगरचे कि उन्होंने जाके जेल में इमरान खान साहब से डांट भी बड़ी खाई कि जी तुम क्यों गए हो प्राइम मिनिस्टर। मेरे इमरान खान का बस चले तो उस मुल्क को चलने ही ना दे। वो तो पहले दिन से कहता है कि ये अगर इनको हुकूमत नसीब बेहतर है तो इनके ऊपर एटम बम फेंक दो मुल्क के ऊपर, या इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, या ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, इस मुल्क में टैक्स ना दें जनाब, इसमें बिजली के बिल जला दें, क्या क्या कुछ इमरान खान ने किया। पहले IMF को जनाब फ़ोन करवाया और कहा शौकत तरीन से और कहलवाया कि जी, लिखवाया कि जी हम सूबे साथ नहीं देंगे, वफाक अगर IMF प्रोग्राम देगा। उस पर देखा यार इस मुल्क में किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद इन्होंने खुद एक खत लिखवा दिया जेल के अंदर से IMF को, फिर भी देखा यार किसी को कोई टेंशन नहीं। फिर उन्होंने IMF के बाद जो ने शहबाज गुल को क्या कि मुजाहरे कराने शुरू कर दी। यार इतना लावारिस मुल्क, इतनी लावारिस रियासत, जिसका दिल कर रहा है उठ के जो मर्जी कर रहा है इस रियासत के ख़िलाफ़, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल ये सारा कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन गंडापुर के हवाले से जनाब खबर ये आई है कि इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की खसूसी अदालत नंबर 1 उसके जज हैं जनाब मलिक एजाज आसिफ। थाना सिटी पुलिस ने एक तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि 9 मई के मुकदमात के अंदर गंडापुर साहब जो हैं वो ना शामिल तफ्तीश हो रहे हैं और ना ही वो हाज़िर हो रहे हैं और ना ही उन्होंने ज़मानत करवाई हुई है, तो लिहाजा हमें उनके वारंट गिरफ़्तारी दिए जाएँ। तो पहले वारंट गिरफ़्तारी होते हैं कि काबिल ज़मानत जारी होते हैं, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है तो वहाँ से जो है वो पता ये चला है कि जी उनके आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी अली अमीन गंडापुर के जारी किए गए हैं रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से और 9 मई के मुकदमात में। तो ये सिर्फ उनके अकेले के नहीं हुए हैं जी, उनके साथ मुराद सईद के भी हुए हैं, शीरी मज़ारी के भी हुए हैं, शहबाज गिल के भी हुए हैं, शिबली फराज के भी हुए हैं, कर्नल रिटायर्ड शबीर वान के भी हुए हैं, मुसरत जमशेद चीमा के भी हुए हैं और कुछ साथ जमील अब्बासी साहब हैं, इनके भी हुए हैं। और इन सब के वारंट गिरफ़्तारी कैसे जारी हुए हैं कि ये उन मुकदमात में नामजद नहीं थे। फिर इनके ना ये वारंट क्यों जारी हुए, इसलिए कि जो पहले से गिरफ़्तार लोग थे जिनमें उमर तनवीर भट्ट थे, सदाकत अब्बासी थे और वासिक कयूम थे, ये तीनों PTI के मारूफ लोग हैं और इन्होंने अपने बयानात में कहा था कि जी ये लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं या इन लोगों ने हमें डायरेक्शन दिया, ये मुलव्वस हैं सारे मामले के अंदर। उन्होंने अपने बयान के अंदर इनका रोल क्लियर किया। तो उनके बयानात की रोशनी में इनकी अब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब पेश नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर जब अटक से इधर होंगे तो फिर गिरफ़्तारी वाला चक्कर होगा। तो हो सकता है कि वो अदालत में आके पेश हो जाएँ। अक्लमंदी का तकाज़ा तो ये कि वो पेश हो जाएँ और आ करके अदालत के रहमो करम पर अपने आप को छोड़ें और ज़मानत करवाएँ। अगर अपनी वज़ारत आला के चक्कर में रहे तो किसी वक्त फिर वो मुसीबत उनके लिए बन जाएगी कि उनकी पुलिस मुँह देखती रह जाएगी तो उन्हें वज़ीर आला चुकाया जाएगा। तो ये एक ख़बर थी। फिर जनाब जो आखिरी ख़बर है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है वो सेनेट वाली है। आपको याद होगा मैंने ग़ालिबन कल या परसों अपने किसी व्लॉग में ये बात कही थी कि जी सेनेट के इलेक्शन में सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज़ मैंने आपको ये भी अर्ज़ की थी कि KP के अंदर बिलखसूस और बलूचिस्तान के अंदर बिलअमूम वोट तो देखेंगे, इसलिए कि वहाँ पे जो लोग आए हैं MPA बन के स्पेशली KP के अंदर वो पैसे दे के आए हैं भाई। वहाँ पे तो वज़ीर काबीना के पैसे दे के लग रहे हैं। हम नहीं कह रहे, PTI के अपने लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब पैसे वो दे के भी आए हैं और जो वज़ीर बने हैं वो भी पैसे दे के बने। और अब अगरचे कि वापस में लड़े हैं तो फूट रहे हैं, लेकिन बात तो सामने है, क्लियर है। तो अब ये पता चला कि जनाब रेट निकला है जी बलूचिस्तान में, चूँकि एक MPA का एक वोट होता है सेनेट के लिए, तो इसी तरह KP के अंदर भी अब सेनेट की जितनी नशिस्तें उस हिसाब से वोट होते हैं। तो बलूचिस्तान में जनाब जो कम से कम रेट निकला है, आप सुन के हैरान होंगे, वो 47 करोड़ रुपया निकला है जी, 47 करोड़ रुपीज़। और जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पहले एक रेट निकला था, उसके बाद दूसरा रेट निकला है जी। मुबैना तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रेट निकला है जी 17 करोड़ और फिर उसके बाद एक और को ऑफ़र आई है, वो आई है 31 करोड़ की। अब सिंध में और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल क्लियर है,
वो अपनी अपनी सीटें बड़े आराम से जो निकाल लेंगे, जहाँ पे थोड़ी बहुत हुई मामला वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ओपन रेट चल रहा है, और ये कौन रेट लगा रहा है ये भी आपको बताएंगे। वो जो पाकिस्तान में मर्ज हो गए थे, लेकिन जो इससे पहले साबिक हमारी फाटा था, ये जो कबायली इलाकाजात थे, वहाँ से जो लोग सेनेटर बनना चाहते हैं ना जी, उन्होंने जो नहीं बलूचिस्तान और केपी के अंदर ये ऑफ़र्स करनी शुरू की हुई हैं। तो ये ऑफ़र्स अभी तक हो चुकी हैं। जो केपी की असम्बली है उसमें 17 करोड़ से फिर उसके बाद 31 करोड़, और बलूचिस्तान में जो मिनिमम रेट भी है जी, बलूचिस्तान बड़ा महंगा सूबा इस हवाले से, वो 47 करोड़ रुपीज़ है। तो देख लीजिए कि ये क्या मतलब लोग जो हैं वो मुसल्लत हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।